बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो लास्ट लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हमने असाइनमेंट के 22 एमसीक्यूज को सॉल्व किया हुआ था। सेक्शन बी और सी बाकी था, वो हम अभी कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स कवर दोस टॉपिक्स। सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन है, ठीक है, तो हमने बारी बारी सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे 2.5 आवर्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 पार्ट ए। 2.5 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए, 2.5 आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक दफ़ा 60 से, और फिर दोबारा 60 से, या फिर डायरेक्टली हम 3600 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? लेट्स सी। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ गया हमारे पास तकरीबन 9000 सेकेंड। तो मैंने 2.5 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट बी। जी, पार्ट बी है हमारा। 830 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 830 मिलीमीटर है, और इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर और मिलीमीटर में मिलीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं, व्हेन वी गो अपवर्ड वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर। और कितना कन्वर्जन फैक्टर है? 1 मीटर में तकरीबन 1000 मिलीमीटर। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.830 मीटर। ओके, पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी 546 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 546 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अगेन, जब ग्राम से किलोग्राम से जाएंगे, यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट, यानी कि व्हेन वी गो अपवर्ड वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, जो कि 1000 है यहाँ पे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.546 किलोग्राम। पार्ट सी। पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास 0.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये थोड़ी गलती है असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास किसका है? प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 0.8 वैल्यू है, ठीक है। 0.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो न्यूटन तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मीटर स्क्वायर लेकिन कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में ये कन्वर्जन फैक्टर है। एंड व्हेन वी गो डाउनवर्ड वी मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर। लेकिन क्योंकि मीटर नीचे है, तो हम नीचे करेंगे मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, उसे सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 0.8 था डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, कितना आ गया? 10,000, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को हम 4 प्लेस पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएंगे 3 जीरो। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया। और इससे अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 × 10⁻⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, पार्ट ई हम सॉल्व करते हैं अब। पार्ट 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेम मेथड, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 60 × 60 और डायरेक्टली 3600। लेकिन क्योंकि आवर नीचे है इन डिनोमिनेटर, तो हम नीचे ही करेंगे मल्टीप्लाई 3600 से। आंसर आ जाएगा 0 0 से ये 2 जीरो कट गए। 36 4 द 144 होता है, वरना आप स्टेप बाय स्टेप कर लें। 4 10 द 40 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। पार्ट एफ।
पार्ट एफ है हमारे पास से 834000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 834000 ग्राम पर सीएम क्यूब, इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये एग्जैक्टली वही कन्वर्जन जो कि न्यूमेरिकल में मौजूद थी कि हमें डेंसिटी के अंदर ग्राम पर सीएम क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वो 1000 भी कैसे आया था कि पहले हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है। फिर हमने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 100 के क्यूब से। तो अगर हम नीचे डिवाइड करेंगे तो इन दी एंड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है, एक के आगे 6 जीरो, 100 का क्यूब, 2 जीरो 100, एक 2 जीरो 100, 2 जीरो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। यानी कि इस वाली वैल्यू में 1000 करना है मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा। अब 834 के आगे 3 जीरो तो पहले ही से थे, 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट भी कर रहा हूँ, यानी कि जो नंबर आंसर में आ जाएगा मैं डेसिमल पॉइंट के पहले 6 प्लस पीछे लेके जाऊंगा, बाद में 7 और बाद में 8। तो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आ जाएगा 8.34 10 की पावर 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब भी हमारे पास कन्वर्जन में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए या छोटी वैल्यू आ जाए, या थोड़ी नॉर्मली बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, तो हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि अब वैल्यू क्या आ रही मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 834000 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या बन जाएगा, 834000 और 3 जीरो, ठीक है। इससे मैंने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और साइंटिफिक फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। इन तमाम ड्राइव क्वांटिटी में जो जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है हमने उनके नाम लिखने हैं। पार्ट ए है स्पीड, पार्ट ए है स्पीड। स्पीड हमारे पास कहाँ से आती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में हम असल में लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, और टाइम यानी कि हमारे पास जो दो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है स्पीड के अंदर, वो क्या है, लेंथ एंड टाइम। यानी कि स्पीड स्पीड जो है ना वो इन दोनों क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड जो है या वेलोसिटी है वो इन दोनों क्वांटिटी से ड्राइव हुई है। नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों लेंथ है, लेंथ का क्यूब बन जाता है, ठीक है। यानी कि लेंथ हाइट ब्रेथ और हाइट जो है तीनों लेंथ ही है ना। तो वॉल्यूम के अंदर एक ही क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वो लेंथ है। हम इसी क्वांटिटी को 3 दफा इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में लेंथ के अलावा और कोई भी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। पार्ट सी, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। मीटर, यहाँ पे से आगे लेंथ होगा, यानी कि मीटर यानी कि हम लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसको नापते हैं मीटर के अंदर, सेकंड को टाइम के अंदर, यानी कि मास, सेकंड और टाइम। फोर्स एक ऐसी ड्राइव क्वांटिटी है जो कि इन तीनों बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। वो बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, लेंथ एंड टाइम। हमने आंसर में सिर्फ उन बेस क्वांटिटी के नाम लिखने हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, कभी इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। आमतौर पे कराची बोर्ड में नहीं आता, लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग की मतलब है कि लर्निंग होगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन वगैरह मुख्तलिफ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी। पार्ट डी, वर्क। अच्छा, वर्क ये क्वांटिटी हमने पढ़ी नहीं है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स में ऑलरेडी मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है, डिस्टेंस में लेंथ होती है, तो वर्क के अंदर भी हमारे पास क्या इन्वॉल्व होंगी, मास, लेंथ
एंड टाइम, यानी कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है वर्क के अंदर वो मास, लेंथ और टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, टेक योर एज इन होल नंबर एंड एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, यानी कि अपनी एज को होल नंबर में लेके अपनी एज को सेकंड में निकालें। ठीक है। अच्छा, होल नंबर से बुरा दी है कि आपकी एज या तो 14 होगी या 15 होगी, आमतौर पे 9 में यही एज होती है, ठीक है। या क्या पता 16 हो, क्या पता 13 हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं 14 महीने 3 दिन, 14 साल 3 महीने का हूँ, या फिर मैं 15 साल 2 महीने 10 दिन का हूँ, ठीक है। हमने एज को होल नंबर में लेना है, ठीक है। तो फर्ज कर रहे हैं कि मैंने एज को हमने 14 ईयर्स से ली, ठीक है। लेट माई एज 14 ईयर्स, एग्जैक्टली 14 ईयर का कोई भी नहीं होगा, अनलेस अगर आज बर्थडे है तो वह अलग बात है। अब हमने 14 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट आई विल डू, 14 ईयर्स यानी कि 14 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से, क्योंकि एक साल में इतने ही दिन होते हैं। तो आंसर कितने किसमें आ जाएगा, डेज में आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 14 × 365, 5110 डेज, यानी कि ये जिसकी एज 14 ईयर की डेज में आ गई। अब अगर डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डेज की जो भी वैल्यू है इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 24 से, तो ये वैल्यू आवर्स में आ जाएगी। मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 24, ये आंसर कितना क्या, 122,640, 122,640 आवर्स, यानी कि ये जिसकी एज 14 ईयर थी वो आवर्स के अंदर आ गई। अब मुझे आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 122,640 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास एज आ जाएगी मिनट्स के अंदर। मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 60, 7358400, 7358400 ठीक है। अब मुझे अगर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 7358400 अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि अब मेरे पास एज आ जाएगी मिनट्स के अंदर। अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, ये एज आ गई कितनी आ गई, 441504, 441504 000 सेकेंड, यानी कि जिस बच्चे की एज 14 ईयर्स थी वो सेकंड के अंदर इतनी एज है, कितनी एज है, तकरीबन 44 करोड़ 15 लाख और 4,000 सेकंड है, और लगातार बढ़ रही है, हर सेकंड में एज बढ़ भी रही है अगर सेकंड पे हो तो, ठीक है। अब फर्स्ट करें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर का आता है तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर ये एमसीक्यूज में आ गया, ब्लैंक में आया, तो हम डायरेक्टली जो भी 14 ईयर था उसको करेंगे मल्टीप्लाई 365 से, देन 24 से, देन 60 से, देन 66, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये एज जो है ना कितनी आ गई, सेकंड के अंदर आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Among meter rule, vernier caliper and screw gauge, which instrument gives more precise and measurement and why? तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज या ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिसका जितना लीस्ट काउंट कम होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कम लीस्ट काउंट किसका है, स्क्रू गेज का है, तो वही हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा। नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस, यानी कि इन क्वांटिटी के अंदर मुझे प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना है। 5000 ग्राम, पार्ट ए हमारे पास क्या, 5000 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है। 10⁻³ किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है। आप लोग को आई होप के पूरा टेबल याद होगा प्रीफिक्स का, तो 10⁻³ किलो के बराबर होता है, बन जाएगा 5 किलोग्राम। तो एक्चुअली जो 10 के मल्टीपल्स हैं इनको मुख्तलिफ नेम दिए हुए होते हैं जो कि हम किसी भी यूनिट के साथ लगा सकते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्सेस। पार्ट बी करते हैं, आगे कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, 2 के आगे 6 जीरो है फिर वॉट है, 2 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 फिर वॉट है। तो ये बन जाएगा 2 10⁻6 वॉट, जब इसे मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा।
और 10 की पावर से हम बोलते हैं मेगा को, तो ये क्या बन जाएगा 2 मेगावाट। ठीक है, तो वॉट असल में पावर का यूनिट है, यानी कि जो आजकल हमारे पास लोड शेडिंग होते सुनते हैं ना कि आप हमारे शहर में इतने मेगावाट कमी है। आई थिंक तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेगावाट जो है सिस्टम में कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। तो वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट सी। पार्ट सी क्या है हमारे पास, पार्ट सी है 225 10⁻⁸ टू ट्वेंटी फाइव 10⁻⁸ ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स के टेबल के अंदर 10⁻⁻³ का एक नाम है, देन -6 है और देन -9 है। 20 की जो 10 की मल्टीपल्स से इनको किसी का कोई हमने नाम नहीं दिया हुआ है, तो 10⁻⁸ का मुझे नहीं पता। तो आई विल ट्राई कि इसे या तो मैं 10⁻⁻6 में या 10⁻⁹ में कन्वर्ट करूँ, उसके बाद जाके मैं अप्लाई करूँ प्रीफिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट करेंगे कि मैं डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मौजूद है, जब ये 2 पॉइंट पीछे जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.25 10⁻⁻⁶ अब ये बन जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड। अब 10⁻⁻⁶ माइक्रो होता है, नाउ आई कैन यूज द प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर मैं पॉइंट को एक आगे ले जाऊंगा तो ये 10⁻⁹ बन जाएगा, तो तब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2250, फिर 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। तो मैं दोनों में से किसी भी एक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करके तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि जितनी वैल्यू मतलब है कि ईजी हो बोलने में, शॉर्ट हो, उतना ही बेहतर है हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफाइन नेगेटिव जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर एंड हाउ टू कंपनसेट इन। हम लोगों ने लेक्चर में कवर किया हुआ है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है ना मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर आ जाए तो जो एरर अराइज होगा उसे बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। उसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे, बिकॉज जो जीरो तो वो तो कॉन्साइड नहीं कर रहा, कोई ना कोई डिवीजन कॉन्साइड कर रही होगी, तो जो डिवीजन कॉन्साइड कर रही होगी उसको करेंगे मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से, तो एरर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग ली, रीडिंग लेने के बाद में एरर की वैल्यू को ऐड करूंगा इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, ताकि जो एरर था वो कंपनसेट हो जाए। पॉजिटिव जीरो एरर में मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर। अब हम आगे बढ़ गए टुवर्ड सेक्शन सी। यहाँ पे इन तमाम क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको हम मजीद कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाए। तो पार्ट ए हमारे पास 1168 10⁻⁻27। पार्ट ए हमारे पास 1168 10⁻⁻27। ठीक है, अब अभी डेसिमल पॉइंट आखिर में यानी कि यहाँ मौजूद था, इसको मैं एक दो तीन तीन पीछे ले गया। जब मैं तीन पीछे के लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.168। ठीक है, अब 10⁻⁻27 में 10⁻³ एडअप हो जाएगी। ठीक है, जितनी प्लेस में डेसिमल पॉइंट के पीछे पीछे लेके जाऊंगा उतनी ही 10 की पावर पॉजिटिव में एडअप हो जाएगी, और जितना मैं डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा इतनी प्लेस, तो उतनी ही 10 की पावर नेगेटिव में एडअप हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी, 10⁻⁻27 और 10 की पावर 3, ये बन जाएगा 10 की पावर -24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.168 10 की पावर -24। दूसरा पार्ट करते हैं। 32 10 की पावर 5, 32 10 की पावर 5। डेसिमल पॉइंट को एक पीछे लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 1 एडअप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 10 की पावर 6, ये मेरे पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, पार्ट सी 725। अच्छा, ये 10 की पावर -5 होगा, यानी कि जब -5 को 10 के ऊपर लगेगा, किलोग्राम के ऊपर नहीं लगेगा, गलती यहाँ पे 7 के अंदर। ठीक है, तो 725 10 की पावर -5 किलोग्राम। पार्ट सी 725 और 10 की पावर -5
किलोग्राम। अच्छा, अब मैं डेसिमल पॉइंट को दो पीछे लेके जाऊंगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 7.25 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो ये मेरे पास किलोग्राम में वैल्यू स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यूनिट भी ग्राम में ही करना है तो हम मैं किलो को हटा दूंगा और किलो की जगह मैं किलो का प्रीफिक्स उसकी वैल्यू में डाल दूंगा। तो ये बन जाएगा 7.25 कि 10⁻³ था, और किलो जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, अब ये खाली ग्राम रह गया। 10⁻³ और 10⁻³ वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ग्राम के अंदर ही वैल्यू बन जाएगी 7.25 ग्राम। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमने प्रीफिक्स को भी हटाना है तो हम ये वर्किंग करेंगे। फिलहाल ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी नंबर था, जो भी यूनिट था, मुझे इसको जस्ट स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.25 10⁻³ किलोग्राम। पार्ट डी सॉल्व करते हैं। 0.02 10⁻⁸। अच्छा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, 0.02 10⁻⁸। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे, बिकॉज टू हमारा फर्स्ट नॉन जीरो, तो एक प्लेस दो प्लेस, दो प्लेस आगे लेकर गए तो 10⁻² यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 10⁻⁻10 10⁻⁸ और -2 2 10⁻⁻10। पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। पार्ट ई हमारे पास क्या है? 192 माइक्रो सेकेंड। 192 माइक्रो सेकेंड, तो इसको माइक्रो को हम ऐसे 192 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर हम पहले प्रीफिक्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, 192 10⁻⁻6 सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक दो पीछे जाएगा, तो 10⁻+2 यहाँ पे एडअप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.92 10⁻⁻4 सेकेंड। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale and the pitch of the screw gauge is 0.05 centimeter. अच्छा देखिए, जब भी हम किसी भी गेज से मेजरमेंट करते हैं या कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं तो कुछ बातें जो है ना, हमें पता है कि कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। लेकिन ये बातें तब वैलिड हैं, जैसे कि अगर कैलिपर की बात करें तो उसके अंदर मिनिमम स्केल रीडिंग कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होगी। स्क्रू गेज में रीडिंग कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर 100 डिवीजन होगी। लेकिन अगर हम पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, और लीस्ट काउंट चेंज होगा तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रू गेज का जो है ना, उसके अंदर 50 डिवीजन है। आमतौर पे 100 होती हैं या 200 या 500 भी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 50 है, और उसका जो पिच है वो 0.05 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर नहीं है, 0.05 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0.1 नहीं, 0.05 सेंटीमीटर है। जब मैं ऑब्जेक्ट को प्लग करूंगा तो मेन इसके लीडिंग जो आ रही है वो 6.35 सेंटीमीटर आ रही है, और सर्कुलर डिवीजन जो है वो 32 है। ये रीडिंग नहीं है, सर्कुलर डिवीजन 32 आ रहा है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग निकालनी है। तो आमतौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग निकालनी हो, भले हम कैलिपर से निकाल रहे हो या गैस गेज से निकाल रहे हो, सबसे पहले हम निकालते हैं लीस्ट काउंट कितना है। यूजुअली पता होता है, लेकिन लीस्ट काउंट निकालना होता है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास सर्कुलर के लिए 50 डिवीजन है और पिच कितना है? 0.05। तो हम पिच को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल से। हम यहाँ पे कोई नया पिच ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा पिच। पिच इज द मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो स्क्रू गेज में इस टर्म को हम पिच बोलते हैं, यानी कि जब हमारा स्क्रू गेज एक सिंगल रोटेशन लेता है तो वो मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल इतना ही डिस्टेंस कवर करता है, जो कि या तो 0.1 सेंटीमीटर होगी या 0.05 हो सकती है। यहाँ पे 0.05 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन
DIV डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्रू गेज का पिच। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन में लीस्ट काउंट का अमल खत्म होगा। 0.05 डिवाइडेड बाय 50। अच्छा, आंसर 0.001 सेंटीमीटर ही आया है। असल में पिच कम हुई तो यहाँ पे डिवीजन भी कम हो गई है, ठीक है। तो 0.001 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमें निकाल के शो करना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे लीस्ट काउंट, ठीक है। अब मुझे मेन स्केल रीडिंग मालूम है, ठीक है। मुझे मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, कितनी दी हुई है? 6.35 सेंटीमीटर। 6.35 सेंटीमीटर मुझे दी हुई है मेन स्केल रीडिंग। और मुझे निकालनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। मुझे 32 डिवीजन दिया हुआ था, तो 32 डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट से, कितना है? 0.001। मैंने इसीलिए लीस्ट काउंट निकाला है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 32, ये 0.032 आंसर आ गया सर्कुलर स्केल रीडिंग। 0.032, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। 6.35 में मैंने ऐड कर दिया 0.032, तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी प्लस 6.35। अब लेंथ कितनी आ गई? 6.382 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने प्लग किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे जितनी भी बेस क्वांटिटी, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं, पिक आउट द बेस यूनिट एंड द ड्राइव यूनिट इन द फॉलोइंग एंड इंडिकेट बेस यूनिट इन ड्राइव यूनिट। सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाना है, एक साइड में जितनी भी बेस क्वांटिटी उनको शो करना है, और एक साइड पर जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है। या तो कॉलम बना लिया, फिर डाल दे हेडिंग, यानी कि ये मेरी बेस क्वांटिटी है, ये मेरी ड्राइव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जूल, न्यूटन, डेंसिटी और मोमेंटम और वेलोसिटी, ये सारी मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी है। अब बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है? केल्विन, मीटर, एम्पेयर, मोल और किलोग्राम। किलोग्राम मास का यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, केल्विन टेम्परेचर का, मीटर लेंथ का, और एम्पेयर करंट का, ठीक है। तो ये मेरी बेस क्वांटिटी है। अब जो ड्राइव क्वांटिटी है उनमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, जो क्वेश्चन ऊपर था ये तकरीबन वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जूल मेरे पास यूनिट है वर्क का, तो वर्क के अंदर लेंथ, मास और टाइम इन्वॉल्व है, हम लोगों ने ऊपर का वर्क किया है। न्यूटन मेरे पास यूनिट है फोर्स का, ठीक है। और फोर्स के अंदर यानी कि जो यूनिट है न्यूटन, इसके अंदर कौन सा यूनिट इन्वॉल्व है? लेंथ, मास और टाइम। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो मास अपॉन वॉल्यूम में मास इन्वॉल्व है और वॉल्यूम में लेंथ, यानी कि डेंसिटी के अंदर मास और लेंथ इन्वॉल्व है, और वेलोसिटी के अंदर लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है। अच्छा, ये हमारा आखिर में न्यूमेरिकल था। हम लोगों ने इस लेक्चर से पहले इस न्यूमेरिकल को कवर कर लिया है, ठीक है। ये बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारी कवर हो चुकी है, तो यहाँ पे ये हमारा असाइनमेंट मुकम्मल हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।